गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर का एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, अर्थात मांग तथा मांग का नियम। तो आज हम लोग डिमांड एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, मांग विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे और मांग विश्लेषण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मांग क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, मांग फलन क्या है, मांग का नियम क्या है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मांग क्या होता है, डिमांड क्या है। मांग का अर्थ एवं परिभाषा है। अर्थशास्त्र में मांग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उपभोग हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे विनिमय हो, इन सब का आधार मांग ही है, बेस मांग ही है। मांग और पूर्ति के द्वारा ही मार्केट में, बाजार में संतुलन स्थापित किया जाता है। तो मांग और पूर्ति का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। और यहाँ पर हम जो है आज मांग के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो डिमांड जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मांग होता क्या है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मांग क्या है? मांग जो है व्यक्ति की वह प्रभावपूर्ण इच्छा होती है जिसके द्वारा वह एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत भुगतान करने के लिए तैयार होता है। क्लियर हुई बात? ये जो है मांग क्या है, ये प्रभावपूर्ण इच्छा है, इफेक्टिव डिजायर है, जो कि निश्चित समय और निश्चित कीमत का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता क्या होता है, तैयार होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। मांग को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए हम मांग की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। और मांग को जो है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने डिफाइन किया है, उसको डेफिनेशन उसका दिया है, परिभाषित किया है। तो आइए हम जो है कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं आपसे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर पेंसन की परिभाषा। मांग के संबंध में प्रोफेसर पेंसन ने क्या परिभाषा दिया? तो प्रोफेसर पेंसन के अनुसार हम बात करें, मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें तीन बातें सम्मिलित हैं। पहली बात क्या है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, डिजायर। दूसरी बात क्या है, उसे क्रय करने के साधन। तीसरी बात क्या है, साधनों को खर्च करने की तत्परता। ये तीन बातें सम्मिलित होती हैं किसके अंतर्गत? मांग के अंतर्गत। तो मांग जो है ये क्या है, ये प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें ये तीन बातें क्या होती हैं, सम्मिलित की जाती हैं। ये जो है मांग का डेफिनेशन किसने दिया? प्रोफेसर पेंसन ने दिया। अगली परिभाषा की यदि हम बात करें, दूसरी परिभाषा क्या है? प्रोफेसर वाग के अनुसार, प्रोफेसर वाग ने मांग को परिभाषित करते हुए कहा कि किसी वस्तु की जो मांग है, डिमांड है, वस्तु की जो डिमांड है वह क्या होती है? वह जो है उस वस्तु की मात्रा तथा उस वस्तु की कीमत, मात्रा तथा उस वस्तु की कीमत से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है, जो कि कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है, क्रय की जा सकती है। ठीक है, इनकी परिभाषा का मतलब समझ में आया आपको कि इनके अनुसार मांग क्या है? मांग जो होता है वो
गुड्स की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत से संबंधित होता है। मार्क का संबंध किससे किससे है? वस्तु की मात्रा से और उसकी कीमत से है। और वह जो है विशेष कीमत पर, किसी कीमत विशेष पर उस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। ये जो है मार्क की परिभाषा प्रोफेसर वाक की है। यहां पर हम बात करें अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा जो है प्रोफेसर मेयर्स ने दिया है, और प्रोफेसर मेयर्स की जो परिभाषा है वह क्या है? देखिए यहां पे, किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी होता है, उन मात्राओं की सारणी होती है, टेबल सारणी होती है। किसकी होती है? वस्तु की मात्राओं की, है ना, जिन्हें क्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाला, उपभोक्ता कर लीजिए चाहे क्रेता कर लीजिए, समय विशेष पर, समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर, सभी संभव मूल्यों पर क्रय करने को तैयार होता है, रेडी होता है। तो यहां पर आपने देखा कि प्रोफेसर मेयर्स ने जो है, इनके अनुसार मांग क्या है? मांग वस्तु की मात्राओं की, उसकी क्वांटिटीज की क्या है? एक टेबल है, एक सारणी है, एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल को, उस टेबल को, उन मात्राओं को क्रेता क्या करता है? किसी समय विशेष पर, टाइम की बात की गई है, सभी संभव मूल्यों पर, जो उसकी कीमत है, संभव जो भी इसकी कीमत है, बाजार कीमत है, उस पर जो है वो क्रय करने के लिए क्या है? रेडी है, तैयार है। इस प्रकार से मार्क की जो भी हमने परिभाषाएं देखी, पेंशन की हो, चाहे वाक की हो, चाहे मेयर्स की हो, इन परिभाषाओं के अध्ययन के बाद निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मार्क के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 तत्व सम्मिलित होते हैं। वे 5 तत्व कौन कौन से हैं? आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं। 5 तत्व कौन कौन से हैं, उसी पर चर्चा आप यहां पे कर ले रहे हैं। इसको यहां पे क्लीन कर दे रहे हैं। वे 5 तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो 5 तत्वों की जो हम बात कर रहे हैं, यहां पे देखिए, पहला तत्व क्या है? इच्छा। पहला तत्व क्या है? इच्छा। दूसरा तत्व क्या है? साधन। साधन या द्रव्य। तीसरा तत्व क्या है? तीसरा तत्व है तत्परता। चौथा तत्व क्या है? समय। चौथा तत्व में आप कीमत का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा तत्व है आपका कीमत। और 5वां तत्व है समय। अब यहां पर आप देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। इन परिभाषाओं से ही हमने 5 तत्वों को ढूंढा है। देखिए 5 तत्व कहां पे आपको मिल जाएंगे। देखिए यहां से प्रभावपूर्ण इच्छा से ही, जो आपकी पहली परिभाषा थी, है ना, इस पहली परिभाषा से ही आपको जो है क्या मिल रहा है? ये पेंशन की परिभाषा थी। इनके अनुसार आप देखिए यहां पर क्या है? इच्छा की बात इन्होंने की कि मार्क के अंतर्गत इच्छा सम्मिलित होता है। यहां पे देखिए इन्होंने साधन की बात की, साधन सम्मिलित होता है। यहां पर तत्परता की बात की इन्होंने। आगे देखिए अगली परिभाषा में प्रोफेसर वाक की परिभाषा जो है, यहां पे आप देखिए ये कीमत की बात इन्होंने की, प्राइस की बात की इन्होंने भी। देखिए यहां पर भी जो आपका मेयर्स की परिभाषा है, इन्होंने भी जो है कीमत की बात की, मूल्य, मूल्य अर्थात कीमत की बात की इन्होंने भी। कीमत तत्व हो गया, इच्छा हो गया, साधन हो गया, तत्परता हो गया, कीमत हो गया। और इन्होंने जो है क्या किया?
इन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया, वो क्या है? समय, टाइम। टाइम का भी प्रयोग किया। तो इस तरीके से मार्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 तत्व सम्मिलित होते हैं और इन 5 तत्वों के आधार पर भी ही हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का मार्ग किया जा रहा है। ठीक है? अब देखिए, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। यहां पर देखिए आप, इच्छा सबसे पहले मार्ग के लिए आवश्यक है कि हमको किसी भी वस्तु को खरीदने की क्या होनी चाहिए? एक इच्छा होनी चाहिए, एक डिजायर होना चाहिए, एक विल होना चाहिए अंदर कि हमको ये वस्तु चाहिए। हमारे अंदर इच्छा हुई कि हमको ये मार्कर चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो ये फर्स्ट तत्व है, पहला फैक्टर है इसका कि ये इच्छा। अब इस इच्छा को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधन का प्रयोग किया जाता है। साधन, द्रव्य, मुद्रा, जिसके द्वारा हम इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरे फैक्टर, दूसरे तत्व की आवश्यकता होती है। दूसरा तत्व है कि इस इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए। ठीक है? अब मान लीजिए हमको जो है मार्कर लेना है और मार्कर लेने के लिए जो है हमारे पास साधन भी है, रुपए भी है। तीसरी बात आती है, इच्छा है, साधन भी है, लेकिन केवल इतने से ही मार्ग होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तत्परता नहीं है। रुपया तो है, लेकिन खर्च करने के लिए, साधन को उस वस्तु पर व्यय करने के लिए तत्परता नहीं है। और जब तक तत्परता नहीं होगी, मार्ग नहीं हो पाएगा। जैसे जो कंजूस लोग होते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, उनको किसी वस्तु की इच्छा होती है, उनके पास साधन भी होता है, रुपए भी होते हैं, द्रव्य भी होता है, लेकिन वो क्या करते हैं? उनमें तत्परता नहीं होती है। उस साधन को उस वस्तु पर व्यय करने की उनमें तत्परता नहीं होती है, इसलिए वहां पर मार्ग उत्पन्न नहीं हो पाती। तो केवल जो है इच्छा और साधन से ही मार्ग उत्पन्न नहीं होगी, मार्ग के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। अच्छा, केवल इच्छा, साधन और तत्परता, ये 3 तत्व ही मार्ग में सम्मिलित नहीं होते, बल्कि इसके साथ साथ मार्ग के लिए क्या होना चाहिए? उस वस्तु विशेष की कीमत भी होनी चाहिए। उसका संबंध किसी कीमत विशेष से भी होना चाहिए। अर्थात उस वस्तु की कीमत क्या है ये भी पता होना चाहिए, उसका संबंध कीमत से भी होना चाहिए, तभी मार्ग संभव है। और लास्ट में हम बात करें, 5वां पॉइंट, केवल कीमत से इसका संबंध नहीं है, बल्कि इसका विशेष समय से भी संबंधित है। ये इसका संबंध समय विशेष से भी है, यानी मार्ग का संबंध किसी विशेष समय से होता है। तो इस प्रकार से ये 5 तत्व जब सम्मिलित होते हैं, तभी हम कह सकते हैं किसी वस्तु की मार्ग की जा रही है। अब इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें, एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें। जैसे हम ये कहें कि किसी वस्तु की 10 इकाई, किसी वस्तु की 10 इकाई की मांग की गई है। तो किसी वस्तु की 10 इकाई की मांग का मतलब ये बात क्या है? अधूरा है। यहां पर क्वांटिटी केवल बता रहा है। यदि ये बताया जाए कि किसी शहर में प्रतिदिन 5 रुपए किलो के हिसाब से पालक उपलब्ध है, किसी बाजार में प्रतिदिन 5 रुपए प्रति किलो के रेट से पालक उपलब्ध है, तो इसका मतलब ये मांग का सही ढंग से हमने परिभाषित किया, इसको बताया आपको। तो ये जो है इसका जो मांग के लिए जो मात्रा उपलब्ध है, इसका एक कीमत होना चाहिए, लेकिन कीमत का संबंध किसी समय विशेष से होना चाहिए। किस समय की बात की जा रही है, किस समय में मांग की बात की जा रही है, इसलिए टाइम भी होना चाहिए और कीमत भी होना चाहिए। और इसके अलावा जो है ये जो ऊपर के 3 चीजें हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिजायर, प्रभावपूर्ण इच्छा भी इसको हम
बोलते हैं। और इनके साथ कीमत और समय भी सम्मिलित किया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, माग कहते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि माग क्या है। माग जो है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की वह प्रभावपूर्ण इच्छा होती है जिसके लिए वह एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार होता है। बात क्लियर हुई? अच्छा, एक शब्द आता है नीड, आवश्यकता। आवश्यकता, आवश्यकता और मांग, इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो इसको भी संक्षेप में हम आपको बता दें। नीड और डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। तो नीड क्या होता है, नीड होता है इफेक्टिव डिजायर, जो प्रभावपूर्ण इच्छा होती है उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं आवश्यकता। जबकि जो डिमांड होता है वह इफेक्टिव डिजायर के अतिरिक्त इसमें कीमत और समय भी सम्मिलित होता है। जबकि आवश्यकता के अंतर्गत वस्तु विशेष की कीमत और समय का कोई इसमें जिक्र नहीं होता, इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि इसमें समय और कीमत को भी सम्मिलित किया जाता है। बात क्लियर हो गया? अब हम जो है माग के अर्थ और परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझने के बाद अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे माग फलन के बारे में, डिमांड फंक्शन के बारे में। तो ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत माग के अंतर्गत डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे अब कि माग फलन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में डिमांड फंक्शन बोलते हैं। डिमांड फंक्शन, माग फलन क्या होता है। माग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य एक फलनात्मक संबंध होता है। अर्थात मैंने क्या कहा, आप लोग समझ गए होंगे। मैंने कहा कि माग फलन क्या होता है, किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य, दो चीजें हैं, इनके बीच क्या करता है, ये फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि D इक्वल टू फंक्शंस ऑफ P PR Y T। ये जो आपका संबंध दिख रहा है यही माग फलन है। यहाँ पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि P PR Y T है क्या, इसको समझ लेते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, जहाँ when, जहाँ D इक्वल टू वस्तु की मांग है, डिमांड है ना, वस्तु की मांग या वस्तु की मांगी गई मात्रा या वस्तु की मांग मात्रा या केवल मांग आप लिख सकते हैं, डिमांड है ना, डिमांड ऑफ कमोडिटी। जिस वस्तु की बात की गई है, वस्तु विशेष की बात की गई है ना, वस्तु विशेष की ये क्या है, मांग है। P क्या है, P इज प्राइस ऑफ कमोडिटी, अर्थात वस्तु की क्या है, वस्तु विशेष की ये क्या है, कीमत, कीमत। ठीक है, यहां पर हम बात करें कि PR क्या है, तो PR क्या है, यह है संबंधित वस्तुओं की कीमत, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है ना, ये बोलेंगे हम अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें कहिए चाहे अन्य संबंधित वस्तु की कीमत या वस्तुओं की कीमत। ठीक ना,
अदर जो रिलेटेड गुड्स हैं उसकी प्राइस को हम दर्शाएं किसके द्वारा, PR के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई। वाई क्या है? वाई है कंज्यूमर्स इनकम, उपभोक्ता की आय। ये क्या है? उपभोक्ता की आय। इसके अलावा टी क्या है? टी है उपभोक्ता की आय, तो हो गया। अब ये उपभोक्ता की रुचि और उसकी आदत, हैबिट है ना, रुचि एवं आदत। यहाँ पे लिखेंगे कि क्या है? उपभोक्ता की रुचि एवं आदत। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माघ फलन क्या है? यहाँ पे मैंने संबंध लिखा है, यानी माघ क्या है? इन सारे तत्वों का क्या है? एक फलन है, या माघ और इन सारे तत्वों में एक फलनात्मक संबंध है। फलन को हम प्रकार्य भी बोलते हैं। एक प्रकार्यात्मक संबंध है, एक फलनात्मक संबंध है, एक फंक्शनल जो है आपका क्या है? रिलेशन है। ठीक है। तो इसी को हम, अब ये रिलेशन क्या कहता है, मैंने भी आपको बताया कि माघ फलन क्या बताता है? माघ और माघ को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच, माघ को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच यफ, यफ क्या है? यफ इज फंक्शन, फलन है। यफ क्या है? फलन या प्रकार्य है। तो माघ और माघ को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं माघ फलन, डिमांड फंक्शन। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे कुछ तत्व लिखे हैं, ये क्या है? ये माघ को, वस्तु की माघ को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पर प्राइस, ये प्राइस जो है, ये प्राइस वस्तु की डिमांड को प्रभावित करता है। कीमतों का कम होना या ज़्यादा होना, क्योंकि माँ का कीमत से संबंध होता है, आपने अभी समझा। तो कीमत जो है माँ को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। कीमतों का कम होना, ज़्यादा होना माँ को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। इसलिए कीमत तत्व को यहाँ पे रखा गया है। दूसरा जो कि वस्तु की मांग को जो प्रभावित करने वाला तत्व है वह है PR। PR क्या है? यहाँ पे आपने लिखा कि अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें, वस्तुओं की कीमतें, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, अदर रिलेटेड गुड्स, है ना, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें। ये भी क्या करता है? उस वस्तु विशेष की मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, ये भी उस वस्तु विशेष की मांग को क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे आप गांव में हैं, समाज में हैं, तो आपके पड़ोसी भी क्या करते हैं? आपको प्रभावित करते हैं। किसी न किसी रूप से आप उनसे प्रभावित होते हैं। हम समाज से प्रभावित होते हैं किसी न किसी रूप से, है ना, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं। वैसे ही मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उपभोक्ता के लिए जो है बहुत सारी वस्तुओं का वो उपभोग करता है ना। तो इस प्रकार से जिस विशेष वस्तु की यहाँ पे बात की जा रही है उससे संबंधित अन्य वस्तुएं भी होती हैं जो उस वस्तु की मांग को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो उन वस्तुओं, उन संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी इसको प्रभावित करता है, इसलिए इसको भी यहाँ पर हमने सम्मिलित कर दिया है। इसके अलावा हम बात करें, अच्छा यहाँ पे हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दें थोड़ा सा, कि जैसे दाल है। अब दाल को क्या कर सकता है? सब्जी प्रभावित कर सकता है। दाल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई तो आप दाल खाना कम कर दिए और आप क्या कर दिए? सब्जी का उपभोग करना अधिक कर दिए। तो दाल को कौन प्रभावित कर रहा है? सब्जी प्रभावित कर रहा है, उसकी कीमत को प्रभावित कर रहा है, इसके मांग को। या फिर दाल में ही हम बात कर लें कि अरहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई,
कई सारे दाल होते हैं। अब मान लीजिए अरहर की दाल मागी हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको खाना बंद कर दें या कम कर दें। इसकी जगह हम कभी कभी उड़द की दाल या मसूर की दाल या अन्य दालों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसकी मांग प्रभावित होगी ना। तो यही चीज़ है कि जो अन्य संबंधित वस्तुएं हैं उसकी कीमतें भी क्या करती हैं, यदि इसकी अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें कम है, इसकी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, इसकी कीमतें इसकी मांग को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें यहाँ पे हमने सम्मिलित कर दिया। अगली जो बात है या अगला जो तत्व है जो इसको हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है प्रभावित करने वाले, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में, वह है वाई। वाई क्या है, वह है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर से इनकम है, उपभोक्ता की आय है। तो उपभोक्ता की आय वस्तु विशेष की मांग को प्रभावित करता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। भाई हमारी आय जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, हम क्या करेंगे, वस्तु विशेष का उपभोग भी अधिक करेंगे, अधिक मात्रा में उसको क्रय करेंगे। आय कम हो जाएगी, क्या करेंगे, मात्रा भी कम हो जाएगी, कम खरीद पाएंगे। हमारे पास कितनी आय है ये डिपेंड करता है ना कि हम कितनी वस्तुओं का मांग करेंगे। तो आय क्या करेगा, उपभोक्ता की आय मांग को सीधा सीधा क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए उपभोक्ता की आय को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें, उपभोक्ता के कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उसके कुछ हैबिट्स होते हैं, ये भी क्या करता है, वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। कैसे करता है, अब जिस वस्तु की मांग करनी है उस वस्तु में उपभोक्ता की क्या इंटरेस्ट है, उसकी हैबिट बदल तो नहीं गई। जैसे तंबाकू का सेवन करता है उपभोक्ता, अब वो तंबाकू का त्याग करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो धीरे धीरे उसकी मात्रा क्या करेगा, उपभोग का कम कर देगा। तो उपभोग की मात्रा कम कर देगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि उस तंबाकू की मांग क्या होगी, प्रभावित होगी ना, क्योंकि उसकी आदत क्या हो रही है, उसमें चेंजिंग हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, उसका यदि इंटरेस्ट बदल गया, रुचि बदल गया, है ना। जैसे वह जो है अरहर की दाल खाता था, अब अरहर की दाल में उसको इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको कम अच्छा लगता है, तो दूसरी दाल खाना शुरू कर दिया, है ना। या फिर वह जो है किसी विशेष वस्तु, कोई विशेष बाइक है, कोई विशेष कपड़ा है, कोई भी वस्तु है जिसका वो उपभोग कर रहा है, अचानक सा उसमें क्या हो जाए, उसकी रुचि में परिवर्तन हो जाए, नहीं नहीं ये तो अब हमारा जो है ये मन नहीं कर रहा है, ये नहीं, हम दूसरी वस्तु का उपभोग करेंगे। तो यदि इंटरेस्ट बदल गया, रुचि बदल गई, तो जिस वस्तु विशेष की मांग की जा रही थी उसको मांग प्रभावित होगी ना। इस प्रकार से उपभोक्ता का जो है रुचि और आदत ये भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। इस प्रकार से ये सारे तत्व क्या होते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं। तो वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले ये सारे तत्वों का जो एक फलनात्मक संबंध होता है, इसी को हम क्या करते हैं, मांग फलन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब मांग के नियम के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग अब चर्चा करेंगे मांग के नियम पर, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या होता है? तो मांग का नियम की यदि हम बात करें तो मांग का नियम जो है वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को बताता है। इन दोनों के बीच संबंध को कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम बताता है। मांग के नियम के अनुसार यदि हम बात करें तो यदि अन्य बातें समान रहें तो अन्य बातें समान रहें तो
वस्तु की कीमतें बढ़ने पर, वस्तु की प्राइसेस बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा वस्तु की कीमतों के कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? आपने देखा शुरू में ही कि कीमत और मांग के बीच में क्या बताता है? संबंध को बताता है। और दोनों के बीच संबंध भी कैसा है? आप देख रहे हैं दोनों के बीच संबंध कैसा है? एक ऊपर दिशा में है तो एक नीचे दिशा में है, अर्थात उल्टा संबंध है, विपरीत संबंध है। मांग का नियम जो है कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है, अर्थात कीमतें यदि बढ़ जाती हैं तो उसकी मांग घट जाती है। कीमत बढ़ा तो मांग घटा, कीमत घटा तो मांग बढ़ा। इसी को मांग का नियम कहते हैं। बहुत कठिन है नियम, बहुत सरल है, याद हो जाएगा। क्या है यह नियम? क्लियर? प्राइसेस और डिमांड दोनों में विपरीत संबंध, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, पहला घटता है तो दूसरा बढ़ता है। इसी को हम मांग का नियम कहते हैं। इस नियम को जो है परिभाषित करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा? देखिए आप, प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि वस्तु की जितनी अधिक मात्रा बिक्री के लिए उपलब्ध है, बेचने के लिए उपलब्ध है, ठीक है, जितनी अधिक मात्रा बिक्री के लिए उपलब्ध होती है उसे उतनी ही कम कीमत पर बेचना पड़ता है। क्यों? जिससे कि क्रेता मिल सके, जिससे कि क्रेता मिल सके। क्रेता मतलब खरीदने वाला, मतलब कंज्यूमर, उपभोक्ता मिल सके, अर्थात उसकी डिमांड कर सके, है ना। जब अधिक मात्रा हमको बेचनी है, ज़्यादा हमको सप्लाई करनी है ना, हमारे पास वस्तु का स्टॉक ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि उसको अधिक मात्रा में क्या कर दें? बेच दें। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? हमको कीमतों को कम करना पड़ेगा ताकि अधिक से अधिक कस्टमर हमारे पास आएँ और हमारा सामान बिक सके। इसीलिए जिससे कि क्रेता मिल सके। अब इसी बात को दूसरे शब्दों में भी इन्होंने बताया कि दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं इसको, अन्य शब्दों में वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कीमत घटने से, पी यहाँ पर हमने पी लिख दिया, पी फॉर प्राइस है, कीमत घटने से बढ़ती है। कीमत घटने से बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कीमत घटने से बढ़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ है मांगी जाने वाली मात्रा अर्थात डिमांड। कीमत घटने से मांग क्या होती है? बढ़ती है। तथा कीमत, यहाँ पर हमने पी लिखा है, प्राइस, एरो का निशान ऊपर लगाया, मतलब बढ़ने के लिए है। कीमत बढ़ती है तो इससे क्या होगा? कीमत बढ़ने से क्या होती है? घटती है। क्या घटती है? वही चीज मांगी जाने वाली मात्रा कीमत बढ़ने से, यानी प्राइस बढ़ने से मांगी जाने वाली मात्रा क्या होती है? घटती है। यही क्या है? मांग का नियम है, जिसको किसने परिभाषित किया? यहाँ पे मैंने आपको लिखा, प्रोफेसर मार्शल जी ने इसको परिभाषित किया, मांग के नियम को। अब हम मांग के नियम की यदि हम इन परिभाषाओं के बाद जो है निष्कर्ष रूप में यदि हम बात करें, निचोड़ रूप में यदि हम बात करें, तो निष्कर्ष यही बताता है कि मांग का नियम अन्य बातों के समान रहने पर यह वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है, उल्टे संबंध को बताता है। विपरीत संबंध मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ मैंने आपको बताया विपरीत संबंध मतलब क्या होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। और यह केवल जो है मांग का नियम दोनों के बीच जो विपरीत संबंध बताता है, ये केवल क्वालिटेटिव होता है। यह केवल क्या होता है? यह आपका
केवल ये दिशा को बताता है, परिवर्तन की दिशा को बताता है। कीमतों में परिवर्तन होने से मांग में क्या परिवर्तन होता है, मांग का नियम केवल क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए ये दिशा ही तो बता रहा है, देख रहे हैं, ये दिशा बता रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है भैया, नीचे आ रहा है, दिशा ही बता रहा है ना। ये नीचे जा रहा है तो किधर जा रहा है, ऊपर तरफ जा रहा है, दिशा ही तो बता रहा है। ये परिवर्तन हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो परिवर्तन है, और ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्या है, दिशा है। तो परिवर्तन की केवल दिशा को बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में क्या परिवर्तन होता है, किस दिशा में भागता है, कीमतें किस दिशा में जा रही हैं तो मांग किस दिशा में जा रहा है। लेकिन परिवर्तन कितनी मात्रा में हो रहा है उसको नहीं बताता। यानी यहां पे मेन चीज क्या है, क्वांटिटी, मात्रा या परिमाण। इसको मार्क का नियम नहीं बताता, इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मार्क के नियम का। अभी आपने पूरा नियम पढ़ लिया, आपको नियम समझ में भी आ गया कि कीमतें बढ़ने से मांग घटती है, कीमतें घटने से मांग बढ़ती है ना। अर्थात कीमतों में परिवर्तन होने से मांग में क्या परिवर्तन होता है, इसी संबंध को बताता है मार्क का नियम। लेकिन जो ये परिवर्तन होता है ये केवल उसकी दिशा को बताता है, न कि उसकी मात्रा को बताता है। अर्थात परिवर्तन तो होता है लेकिन कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है ये जो है मार्क का नियम नहीं बताता है। ठीक, तो ये मैंने आपको मार्क का नियम क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक ना। मार्क के नियम के आधार पर ही हम मार्क वक्र भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि जिसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। मार्क वक्र में भी जो है क्या करता है, वह प्राइस और डिमांड के बीच संबंध को दिखाता है, जो कि विपरीत संबंध को दिखाता है। ये जो हमारा मार्क का नियम है ये कोई सामान्य नियम नहीं है, ठीक है। ये नियम, इस नियम को भी हम जो है सार्वभौमिक नियमों में जैसे हम बात करते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम है ना, आपका जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जैसे नियम है, वैसे मार्क का नियम भी है। हाँ, इसके भी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। यदि उन मान्यताओं को फॉलो किया जाए, यदि वो मान्यताएं लागू होती हैं तो ऐसी स्थिति में ये नियम भी सभी जगह सभी परिस्थितियों में लागू होता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, अभी मैं बात कर रहा था अजम्पशंस की बात कर रहा था, तो आइए अब हम लोग जो है मार्क के नियम की कुछ मान्यताएं, जो विशेष मान्यताएं, प्रमुख मान्यताएं हैं जिस पर ये आधारित है मार्क का नियम, उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं मार्क का नियम जो है, ये हम मार्क के नियम के संबंध में बात कर रहे हैं। मार्क के नियम की, मार्क के नियम की, मार्क के नियम की मान्यताओं की बात कर रहे हैं। हमारा जो मार्क का नियम है यह कुछ प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है। जैसे परिभाषा में हमने कहा था आपसे कि अन्य बातें समान रहें, तो अन्य बातों के समान रहने का मतलब यही होता है कि कुछ बातें स्थिर मान ली जाती हैं, पहले से ही मान ली जाती हैं, उसको फिक्स मान ली जाती है। और ये बातें जितनी भी मान्यताएं हैं, अभी मैं बता रहा हूं इसके बारे में आपको, ये बातें जब रहेंगी, ये दी हुई होंगी, ये बातें स्थिर रहेंगी, तभी जो है मार्क का नियम लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। इसी का मतलब होता है अन्य बातें समान रहें। तो ये हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कुछ अजम्पशंस की। पहला जो अजम्पशंस है ये होता है कि उपभोक्ता की हम बात करेंगे, उपभोक्ता की रुचियों, आदतों एवं अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए, मैंने आपको बताया कि यदि उपभोक्ता का रुचि, आदत या अधिमान, अभी मैं बता रहा था है ना, यदि इनमें से कुछ भी बदल जाता है, किसी में भी परिवर्तन होता है तो मार्क का नियम लागू
नहीं होगा, इसलिए इन सब का फिक्स रहना आवश्यक है। दूसरी बात, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, इनकम, कंज्यूमर्स इनकम में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसमें भी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है तब भी मार्क का नियम लागू नहीं होता है। अगली विशेषता, अगली मान्यता क्या है? वस्तु विशेष की, वस्तु विशेष का मतलब क्या हुआ? जिस वस्तु के बारे में ये मार्क का नियम लागू होता है, जिस सामान्य वस्तु की बात ये मार्क का नियम करता है, जिसके संबंध में मार्क का नियम लागू है, उसी वस्तु विशेष की बात की जाती है कि उस वस्तु विशेष का निकट स्थानापन्न नहीं होना चाहिए। ये इसका कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। स्थानापन्न वस्तु की बात मैं बार बार चर्चा करता हूँ। स्थानापन्न का मतलब क्या होता है? यही चीज़ कि इस वस्तु के स्थान पर जिस वस्तु का प्रयोग किया जाए, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का जो प्रयोग किया जाता है वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? स्थानापन्न कहलाती हैं। एक दूसरे के स्थान पर जो प्रयोग की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे गुड़ है, चीनी है, ये क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं, एक दूसरे का स्थान प्रयोग की जाती हैं। जैसे चाय है और कॉफ़ी है, ये भी स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं जो कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। तो निकट स्थानापन्न नहीं होना चाहिए। यदि कोई स्थानापन्न वस्तु है तो क्या करेगी? वो मार्क को प्रभावित करेगी और वहाँ पे मार्क का नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी क्या होनी चाहिए? वस्तु की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं। पी मतलब प्राइस, कीमत। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। पहली बात तो कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है और इससे रिलेटेड कोई वस्तु है तो उसकी कीमतों में जो है कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगली बात, भविष्य में वस्तु विशेष जो है वह जो है अपनी कीमतों में वृद्धि की प्रत्याशा नहीं करना चाहिए। परिवर्तन या वृद्धि है ना, वृद्धि या कमी, या आप कह लीजिए इसको परिवर्तन की प्रत्याशा नहीं होनी चाहिए, प्रत्याशा नहीं होनी चाहिए। यदि कीमतों में जो है आपके, हम बात करें भविष्य में, यदि इनकी कीमतों में परिवर्तन की बात की जाती है या वृद्धि की बात की जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि प्रत्याशा का मतलब क्या है? फ्यूचर में जैसे व्यक्ति को लगता है कि इस वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है ना, कोई वस्तु है उसकी कीमत बढ़ने वाली, जैसे दाल है ना, उसको लगा कि दाल की कीमत अब बढ़ने वाली है तो क्या करेगा? दाल महंगी है तब पर भी क्या करेगा? वस्तु की मांग बढ़ा देगा, दाल का स्टॉक करना शुरू कर देगा, उसकी मांग को बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वस्तु विशेष की जो भविष्य में जो कीमतें हैं उसमें भी वृद्धि की कोई प्रत्याशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें परिवर्तन की कोई प्रत्याशा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट यहाँ पे हमने जो लिखा है वस्तु विशेष के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो वस्तु विशेष है उसकी क्वालिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्लियर बात हो गई? इस मान्यता को या ध्यान में हम रखें, पूरी मान्यता को या ध्यान दें और आप चले जाइए वहां पे, कहाँ? मार्ग फलन पे। मार्ग फलन क्या बताता था? याद करिए, जल्दी से याद करिए। D = F P PR Y T, ये था। T क्या है? उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि है ना, उसकी आदत, अधिमान, ये चीज यहाँ पे क्या कर दिया गया? इसको फिक्स कर दिया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिक्स है। वाई क्या है? उपभोक्ता की आय। देखिए उपभोक्ता की आय क्या है? कोई परिवर्तन नहीं, ये भी क्या है? फिक्स है।
PR क्या है? अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें। देखिए यहाँ पे अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें क्या है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात ये भी क्या है, फिक्स। अब बच क्या रहा है? P। क्या बच रहा है? P। और ये क्या है? D। ये P और D, मतलब ये सारे, इन सब का प्रभाव क्या है? वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, फिक्स है, तो कोई प्रभाव नहीं है। तो मांग पर प्रभाव अब किसका पड़ेगा? केवल उसकी कीमत का पड़ेगा, केवल उसकी कीमत का पड़ेगा। और मांग का नियम भी तो यही बताता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में क्या परिवर्तन होता है, तो केवल कीमत का प्रभाव पड़े। इसीलिए इन सबको क्या कर दिया गया है? इनको मान्यता के रूप में पहले ही इनको फिक्स कर दिया गया है, कह दिया गया है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन मान्यताओं के दिए होने पर ही मांग का नियम लागू होता है। बात क्लियर हुई? अब हम जो है इस नियम के कुछ अपवाद हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए इस नियम के कुछ अपवाद पे चर्चा करते हैं। आइए हम लोग जो है मांग के नियम के अपवाद के बारे में चर्चा करते हैं। नियम, यहाँ पे नियम का मतलब वही हुआ, यहाँ पर नियम की बात करेंगे तो मांग का नियम, मांग का नियम के अपवाद। अब इसमें जो एक्सेप्शन शब्द है, अपवाद शब्द है, अपवाद क्या होता है इसको समझना आवश्यक है। अपवाद का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर यह नियम लागू नहीं होता, जहां पर कोई नियम लागू ना हो, जिस स्थिति के कारण, जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में, जिन बातों में कोई नियम लागू ना हो, वह उस नियम का क्या बन जाता है? अपवाद बन जाता है। ठीक ना? वह क्या हो जाता है? उस नियम का अपवाद हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अब यहाँ विद्यालय का निर्देश है, विद्यालय प्रबंध का जो है निर्देश क्या है? प्रबंध तंत्र का, मैनेजमेंट का, कि आपको जो है जितने भी छात्र हैं उनको जो है 9:45 तक विद्यालय परिसर में एंट्री लेना है, विद्यालय के अंदर प्रवेश करना है। अब मान लीजिए 100 बच्चों में 98 बच्चे इस नियम को मान रहे हैं, यानी 9:45 पर वो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन इसमें से 2 बच्चे जो है क्या हैं? वह इस नियम को फॉलो नहीं करते, किसी कारणवश ये बच्चे जो है इस नियम को फॉलो नहीं करते। तो हम कहते हैं कि भाई हमारा जो नियम है सही है, सभी बच्चे जो है क्या कर रहे हैं? हमारे नियम को फॉलो कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपवाद स्वरूप हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो ये बच्चे इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया? ये अपवाद हो गया। तो अपवाद का मतलब क्या हुआ? अपवाद मतलब होता है कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे शर्तें होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर वह नियम लागू नहीं होता। उसी तरीके से हम यहाँ पे मार्क के नियम की बात करते हैं, इसके अपवाद की बात करते हैं। तो मार्क के नियम का अपवाद का मतलब क्या हुआ कि मार्क का नियम क्या कहता है कि प्राइसेस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाता है और प्राइसेस घटने पर डिमांड बढ़ जाता है ना। इसका मतलब है कि कीमत और मार्क के बीच जो है क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। अब अपवाद क्या होगा? अपवाद के रूप में कुछ ऐसे कंडीशन होंगे, कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जहां पर क्या है कि ये नियम लागू नहीं होगा। जो दिशा आप देख रहे हैं दोनों के बीच उल्टा है, वो दिशा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। या दिशा सीधा हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ कि नियम पर ये बात लागू नहीं हो रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो अपवाद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अपवाद क्या होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर मार्क का नियम लागू न हो, है ना, वो क्या हो जाएगा? मार्क के नियम का अपवाद हो जाता है। ठीक है। या फिर जिसके कारण जो है जो डिमांड कर्व होता है उसका ढाल ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन यदि किसी कारणवश क्या हो गया? उसका ढाल पॉजिटिव हो गया, तो वह क्या हो जाएगा? वह नियम का अपवाद हो जाएगा। ठीक है।
अब देखिए, हम इसके नियम के अपवाद के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले अपवाद के रूप में आता है गिफिन का। गिफिन लिखिए, चाहे गिफिन, ठीक है, गिफिन भी आप बोल सकते हैं, गिफिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। गिफिन का विरोधाभास। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि जो गिफिन पैराडॉक्स है, गिफिन का जो विरोधाभास है, यही जो है मार्क के नियम का वास्तविक अपवाद है। अर्थात गिफिन के विरोधाभास की यदि हम बात करें कि विरोधाभास होता क्या है, इसका मतलब यह है, गिफिन क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे, है ना। इन्होंने कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं की बात कही, विशेष प्रकार की जो घटिया या निकृष्ट वस्तुओं की बात कही, जिसके संबंध में क्या होता है, जिसके संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है। और यहां पर मार्क का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात जो गिफिन वस्तु, इन्हीं को हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं, जहां पर जो आय प्रभाव होता है वह प्रतिस्थापन प्रभाव से, ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव हावी हो जाता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। तो उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? गिफिन वस्तुएं कहते हैं। और गिफिन वस्तुओं के संबंध में मार्क का नियम लागू नहीं होता। मार्क का नियम लागू नहीं होता मतलब वहां पे प्राइसेस, इन वस्तुओं के संबंध में प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है? डिमांड कम नहीं होता, बल्कि डिमांड भी क्या होता है? बढ़ जाता है। और प्राइसेस कम होने से डिमांड भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। जैसे किसी वस्तु की, आप मार्केट में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, उनमें से क्या होता है? आपने कई, जैसे आपको टमाटर लेना है, आपने कई दुकानों पर पता किया तो टमाटर की जो कीमत है वो कितना है? 30 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है, 30 रुपये, किसी के यहाँ 35 रुपए किलो है, किसी के यहाँ 30, किसी के यहाँ जो है मान लीजिए 25 रुपए किलो है। लेकिन एक ऐसी भी दुकान मिलती है जहां पर उसकी कीमत 5 रुपए किलो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप जो है 5 रुपये किलो उसकी कीमत हो गई उस टमाटर की, तो आप समझ जाएंगे क्या कि जब इतनी कीमत टमाटर की है तो इसकी कीमत इतनी कम क्यों है? इसका मतलब है कि इसकी वस्तु जो है वो क्या है? घटिया है, खराब है। तो इसकी कीमत कम होने के बाद भी आप क्या करेंगे? उस वस्तु को नहीं लेंगे, है ना। या उसकी मांग क्या होती है? कम होने के बाद भी उसकी मांग कम ही रहती है। कीमत कम होने पर भी उसकी मांग क्या होती है? कम ही रहती है। लेकिन यदि इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी जाएं, ये 30 है, 35 है, 25 है, तो इसको भी 25 कर दिया जाए, तब इसके अनुसार, इसकी तुलना में 5 रुपए की तुलना में जब 25 रुपए कर देंगे तो क्या होगा? तब इसकी तुलना में मांग बढ़ जाएगी। तब आपको लगेगा कि नहीं, ये वस्तु भी इससे थोड़ा बहुत इसमें अंतर है, बहुत घटिया वस्तु नहीं है, तब आप इसको ले सकते हैं, इसकी मांग कर सकते हैं। होता है ऐसा व्यवहार में। तो यही चीज होता है कि जो घटिया वस्तुएं होती हैं, निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, वहां पर मार्क का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर कीमतें बढ़ने पर मार्क बढ़ता है, कीमतें घटने पर मार्क घटता है ना। चूंकि गिफिन वस्तुओं के संबंध में मार्क का नियम लागू नहीं होता, तो इसी को हम बोलते हैं गिफिन का विरोधाभास। और ये गिफिन का जो विरोधाभास है, ये क्या है? ये मार्क के नियम का अपवाद है। मैंने यहाँ पे आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की बात की। पीछे पढ़ाया गया था आपको आय प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। क्योंकि जब कीमतें कम होती हैं तो वहां पर प्रतिस्थापन प्रभाव लागू हो जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहता है कि भाई एक वस्तु की कीमत कम हुई, एक वस्तु की जो कीमत होती है, एक वस्तु की जो मांग होती है, वो दूसरे वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है ना। तो एक वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पर यदि ये कीमतें वस्तुएं, इसकी कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तुएं, मतलब दूसरी वस्तु के स्थान पर हम क्या करेंगे? इस वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे,
प्रतिस्थापन प्रभाव यही कहेगा ना, भाई कीमतें कम हो गई तो व्यक्ति क्या करेगा, जो मांगी वस्तु है उस मांगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रयोग करने लगेगा। लेकिन आय प्रभाव धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। यहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है और इतना हावी हो जाता है। क्यों हावी हो जाता है कि उसकी आय बढ़ने के बाद भी क्या करता है, उसकी मांग को कम करता है। और आय बढ़ने पर भी जब मांग कम होता है तो यही जो है क्या होता है, ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। और यह प्रतिस्थापन प्रभाव से भी क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए जो है यहाँ पर गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता। बात क्लियर हुई? आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट दूसरे की बात करते हैं। दूसरा अपवाद क्या है? दूसरे अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं युद्ध या आपात स्थिति। युद्ध या आपात स्थिति। युद्ध या आपात स्थिति क्या है? अर्थात कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, जैसे देश में युद्ध की स्थिति समझ में आती है उपभोक्ता को, या कोई इमरजेंसी की स्थिति समझ में आती है, तो वो क्या करता है, पहले ही चौकन्ना हो जाता है। वो पहले ही क्या करता है, वस्तुओं की कीमतें अधिक होने के बाद भी वह उसकी मांग अधिक करता है, अर्थात उसको खरीद कर उसका स्टॉक बनाना शुरू कर देता है। तो कीमतें अधिक होने के बाद भी वो क्या करता है, उसकी मांग में वृद्धि कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये होगा कि ये मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है? तो युद्ध की स्थिति में या आपात की स्थिति में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि प्राइसेस और डिमांड दोनों की दिशा क्या हो जाती है, एक हो जाती है, दोनों में सकारात्मक संबंध हो जाता है। जबकि मांग का नियम क्या बताता है कि दोनों में विपरीत संबंध होना चाहिए। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन विशेष परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि युद्ध और आपात की स्थिति जो है यह क्या है, यह भी मांग के नियम का अपवाद है। ठीक है? नेक्स्ट हम अपवाद की अब बात करें, अगले अपवाद की बात करें तो वह है प्रदर्शन प्रभाव। तीसरा है प्रदर्शन प्रभाव। अब प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है? प्रदर्शन का मतलब होता है दिखावा, दिखावा करना, समाज में अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को दिखाना। घर में कुछ न हो, हम गरीब हों, लेकिन जहाँ मान सम्मान की बात आती है, जहाँ दिखावे की बात आती है, वहाँ हम बढ़ चढ़ कर क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो प्रदर्शन प्रभाव के संबंध में हम बात करें, यदि किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वस्तु की कीमत, इस वस्तु से उस व्यक्ति को उसका मान सम्मान समाज में उससे बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रदर्शन प्रभाव से ग्रसित होकर या दिखावे के लिए वह क्या करेगा कि बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भी क्या करेगा, उस वस्तु को खरीदेगा, अर्थात उस वस्तु की मांग में वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार से प्रदर्शन प्रभाव के कारण कीमत और मांग दोनों में क्या हो जा रहा है, फिर से विपरीत संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा संबंध दिखाई दे रहा है, सकारात्मक संबंध दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन प्रभाव भी क्या है, मांग के नियम का अपवाद है, क्योंकि मांग का नियम जो है दोनों के बीच में विपरीत संबंध को बताता है, जबकि यहाँ पर दोनों के बीच में सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध दिखाई दे रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा, और ये जो है मांग के नियम का अपवाद हो गया। ठीक है? इसी तरीके से हम बात करें आगे, यदि हम बात करें अगले अपवाद की यदि हम बात करें
तो चौथा अपवाद की हम बात करें तो चौथा अपवाद है अज्ञानता। अज्ञानता, ये अज्ञानता भी प्रभाव होता है जो कि मार्ग के नियम के अपवाद के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। अब अज्ञानता प्रभाव क्या है? अज्ञानता प्रभाव का मतलब ये है कि यदि उपभोक्ता को बाजार की स्थिति का ज्ञान नहीं है, बाजार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है, अर्थात उसको बाजार में जो वस्तु वह लेना चाहता है उसकी क्या कीमत है उसको नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में अज्ञानतावश भी वो क्या कर सकता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत है अधिक है तो उसकी मांग वह अधिक कर सकता है, क्योंकि उसको बाजार का ज्ञान नहीं है। जिसे घरेलू, घर पर आप देखिए फेरी वाले आते हैं, है ना, सामान लेकर बेचने के लिए घर घर पे। अब मान लीजिए घर पर जो है आपका, मान लीजिए इस समय आम फल का सीजन चल रहा है, अब मान लीजिए आम वाला आ गया गांव में आम बेचने के लिए, पक्का आम बेचने के लिए। तो पक्का आम बेचने के लिए जो है यदि गांव में जो है कोई फेरी वाला आता है, विक्रेता आता है, तो वह बताता है कि आम की जो कीमत है वह 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। कितना है? 50 रुपये प्रति किलोग्राम है पर केजी। अब आपको पता नहीं था कि वास्तव में बाजार की कीमत क्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं आप जो है देखते हैं कि गांव में आया है, अच्छा है, आम बढ़िया है, ठीक है, 50 रुपये किलो, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो आप जो है आप लेना चाहते थे आधा किलो, लेकिन आपने कहा चलिए 1 किलो नहीं 2 किलो ले रहे हैं। अब बाजार में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत तो भैया है आपका कितना, मान लीजिए इसकी कीमत है 30 रुपये, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर कि कीमतें अधिक होने के बाद भी ये डिमांड क्या कर दे रहा है, अधिक कर दे रहा है। यदि इसको जो है पता होता है कि ये हमसे अधिक कीमत ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता, यह इसकी मांग को क्या कर देता, कम कर देता। तो कीमतें अधिक होने से मांग क्या कर देता, कम कर देता। लेकिन उसको जो है बाजार के कीमत का पता न होने के कारण, अज्ञानता के कारण जो है वह अधिक कीमतों पर अधिक मांग कर दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब अधिक कीमत पर अधिक मांग करने से दोनों के बीच फिर से सीधा संबंध आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये जो है हमने यहाँ पर कुछ मांग के नियम के अपवाद की चर्चा की। तो यहाँ पर इन अपवादों के संबंध में मांग का नियम जो है लागू नहीं होता। तो आज हम लोगों का जो है जो टॉपिक रहा है वो रहा है मार्ग तथा मार्ग का नियम। हम लोगों ने मार्ग के बारे में पढ़ा, मार्ग के अर्थ के बारे में, परिभाषा के बारे में पढ़ा, मार्ग का जो है मार्ग फलन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने मार्ग के नियम के बारे में पढ़ा, ठीक ना, मार्ग का नियम क्या होता है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसके जो है अपवाद क्या है, इसके बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।